नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था आरएस भर्ती परीक्षा के लिए प्री एग्ज़ाम के लिए भारतीय संविधान। और आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं के विषय में। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ अगर पाठ्यक्रम की हम बात करें तो पिछली क्लास में हमने भारतीय संविधान सभा संविधान के निर्माण के विषय में बात कर ली थी। दूसरा टॉपिक है आज हमारा भारतीय संविधान की विशेषताएं, जिसके विषय में अपने बात करने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूरा ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें भारतीय संविधान की विशेषताओं में तो सबसे पहली जो विशेषता आती है वो है भारतीय संविधान की, वो है कि ये एक लिखित है और एक व्यापक संविधान है। तो यहाँ हम देखिए, लिखित भी हो सकता है संविधान, और संविधान जो है अलिखित भी हो सकता है। विश्व में ब्रिटेन का संविधान एक ऐसा संविधान है जो अलिखित है और लिखित भी है, छोटे भी होते हैं। अमेरिका का संविधान छोटा है, भारतीय संविधान बहुत बड़ा है, बहुत ही व्यापक संविधान है दोस्तों। तो यहाँ हम बात करें कि भारतीय संविधान जो है वो विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे लंबा संविधान कौन सा है, भारत का है, और साथ ही साथ लिखित संविधान भी है। अब हम ये समझें कि ऐसा क्यों है कि भारतीय संविधान जो है वो इतना लंबा हो गया। सबसे पहली बात कि भारतीय संविधान जो है लंबा होने का सबसे बड़ा कारण है कि भारत की विविधता और उसका विस्तार। भारत बहुत सारे राज्यों में बंटा है और भारत एक बहुत बड़े क्षेत्रफल को समेटे हुए है। उसकी बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। भौगोलिक विशेषताएं भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। इसी कारण से उन्हीं के हिसाब से संविधान को बनाया गया। और जो अलग कास्टिज़म है, धर्म है और बहुत सारे जो हैं विविधताएं यहाँ देखने को मिलती हैं। इसीलिए जो भारतीय संविधान है इतना बड़ा हो गया। भौगोलिक कारण। ऐतिहासिक कारण की अगर हम बात करें तो 1935 का जो संविधान है उसके अधिकतर अधिनियम जो हैं वो आज भी काम कर रहे हैं। या हम यूँ कहें कि एक भारतीय संविधान का बहुत बड़ा भाग है जो 1935 का भारत शासन अधिनियम ही है, जो पहले ही बहुत ज़्यादा विस्तृत था। तो उसी को हमने ऐसे का ऐसे लिया, थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ में। तो वो जब बड़ा था तो उसको पूरा हमने समेट लिया, तो इसलिए भी बड़ा हो गया। तीसरी बात कि केंद्र का अपना संविधान है और राज्यों के भी अपने संविधान हैं। तो यहाँ पर हम भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो दो प्रकार के यहाँ संविधान हम कह सकते हैं। एक तो केंद्र का संविधान है और एक राज्य का संविधान है। केंद्र का अपना संविधान है और राज्य का अपना संविधान है। हालांकि राज्य को संविधान का निर्माण करने का अधिकार नहीं है। संविधान में परिवर्तन या कुछ भी करने का अधिकार तो केवल केंद्र के पास में ही है, लेकिन हर राज्य के अपने अपने हिसाब से वो अधिनियम बनाते हैं, कानून नियम बना सकते हैं, राज्य सूची के विषयों पे कानून बना सकते हैं। तो इसलिए राज्यों के कानून भी हैं और केंद्र के कानून भी हैं। इसी कारण से ये जो हमारा संविधान है थोड़ा बड़ा हो जाता है। और दूसरी बात कि संविधान सभा जो हमारी थी, संविधान सभा पिछली क्लास में हमने बात की थी। संविधान का निर्माण करने के लिए जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की जो एक संस्था थी जिसने संविधान का निर्माण किया, उस संविधान सभा के अंदर कानून विशेषज्ञ बहुत ज़्यादा थे। सभी कानून विशेषज्ञ ही थे। वैसे तो हम ये भी समझे ना, जब संविधान बनाना है तो हमें कानून विशेषज्ञों की ही आवश्यकता होती है। तो अपने अपने तर्कों के हिसाब से भी नई नई चीज़ें उसमें ऐड होती चली गई और ये संविधान जो है हमारा काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसके अलावा इसमें उन परंपराओं और प्रथाओं का भी समावेश किया गया है जो संवैधानिक उपबंधों के अनुरूप हैं। तो न केवल अधिनियम है बल्कि यहाँ पर हमने उन परंपराओं को भी समेटा, उन प्रथाओं को भी समेटा जो हमारे संवैधानिक उपबंधों के अनुरूप होती हैं। तो ये काफ़ी कारण है जिसके कारण हमारा संविधान धीरे धीरे करके बड़ा हो गया। अगर हम कहें कि विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान किसका है तो अमेरिका का है दोस्तों, और सबसे संक्षिप्त 7 धाराएं ही है यहाँ पर। तो विश्व का पहला लिखित और सबसे संक्षिप्त जहां अमेरिका का है, वहीं विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान किसका रह गया दोस्तों? भारत का संविधान जो है वो इसी प्रकार का संविधान रह जाता है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, अभी हमने बात भी की थी, वो कहीं लिखा हुआ नहीं है, वो केवल परंपराओं और प्रथाओं पर आधारित है।
तो दोस्तों हमने जहाँ संविधान को लिया, जहाँ हमने आर्टिकल्स लिए, वहीं यहाँ पर हमने कहा परंपराएं और प्रथाएं जो पुराने समय से चली आ रही हैं वो जैसे ब्रिटेन का आधारित है वैसे ही हमने इनको भी समेट लिया है। इसी कारण हमारा संविधान काफ़ी बड़ा हो गया है। तो एक प्रमुख विशेषता अगर आपसे पूछी जाए लिखित और व्यापक संविधान के रूप में हम देखते हैं। अब हम मूल संविधान की बात करें तो भारतीय मूल संविधान में एक प्रस्तावना है, 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियां हैं। अभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद कितने हैं तो 395 ही है मूल रूप से, लेकिन इनके सब आर्टिकल के रूप में जैसे ए बी सी डी 1 2 3 जोड़ करके आगे बढ़ा दिए गए हैं। 400 से ऊपर संख्या है। जब भी आप परीक्षा देने जाएंगे तो उस समय बहुत सारी हो जाएगी। हालांकि ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाता कि वर्तमान में आर्टिकल्स की संख्या कितनी है, मूल में ही पूछा जाएगा क्योंकि स्थायी है। पता चले जिस दिन आप परीक्षा देने के लिए गए थे परिणाम आया तब तक काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी थी। तो ऐसा प्रश्न आने की संभावना बिल्कुल न के बराबर ही होती है कि वास्तव में कितनी है। तो वास्तव में अभी जो है वो जैसे हमने कहा 395 ही है मूल रूप से, लेकिन हम कहीं 31A 30A है ना, 22A B C है ना, 16 1 2 3 इस तरह से मिल करके जो है वो आर्टिकल की संख्या है वो बढ़ जाती है। दूसरी विशेषता की हम बात करें तो इसमें देखिएगा दोस्तों एकात्मकता भी है और संघात्मकता भी है। यानी भारतीय संविधान हम ऐसा कह सकते हैं एकात्मकता और संघात्मकता का एक अनूठा मिश्रण है जो हम यहाँ देखते हैं। हम कहें कि फिर संघात्मकता भी है, यहाँ पर एकात्मकता भी है। एकात्मकता हम कहें जिसमें शक्तियाँ मूलतः केंद्र की तरफ हों, केंद्र के पास में ज़्यादा हो। संघात्मक जहाँ सभी राज्यों के पास में भी शक्तियाँ हो दोस्तों। तो यहाँ संघात्मक यानी राज्यों की भी अपनी शक्तियाँ हैं, केंद्र की भी अपनी शक्तियाँ हैं, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए दोनों में से हावी कौन सी रहेंगी तो केंद्र वाली रहती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन हमारा है। जैसे राज्य सूची के विषय हैं, केंद्र सूची के विषय हैं, समवर्ती सूची के विषय हैं, लेकिन राज्य सूची के विषयों पर राज्य कानून बनाता है और कई बार केंद्र भी बना देता है। तो प्रभावशाली दोनों में से कौन सा होगा? समवर्ती पर दोनों बना सकते हैं, तो प्रभावशाली कौन सा होगा? कोई कंट्रोवर्सी हो तो केंद्र वाला होता है। तो एकात्मकता की ओर झुका हुआ हमारा संघात्मक शासन हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा संघात्मकता के गुण भी हैं और एकात्मकता के गुण भी हैं। हम इसमें ऐसा कह सकते हैं कि हमारे संविधान के अंदर एकात्मकता के गुण भी मौजूद हैं और संघात्मकता के भी। तो यहाँ पहले हम देखें भारतीय जो संविधान है वो सैद्धांतिक रूप से तो क्या है? संघात्मक है। वापस सुनिएगा, हमने कहा कि भारतीय संविधान सैद्धांतिक रूप से तो क्या है? संघात्मक है। व्यवहारिकता के रूप में हम उसमें एकात्मकता को देखते हैं, लेकिन है तो दोनों ही। तो संघात्मकता के कौन कौन से गुण हैं, संघीय शासन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, यहाँ से कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया है। इस तरह से पूछ लेता है, RS प्री में तो बहुत बार पूछा गया है कि निम्न में से भारतीय संविधान में संघात्मकता का कौन सा गुण है या नहीं है। तो देखिएगा केंद्र और राज्य स्तर पर दोहरी सरकार है। संघीय शासन को देख रहे हैं, केंद्रीय सरकार अलग होती है, राज्य स्तर पर अलग सरकार होती है। तो केंद्र और राज्य स्तर पर दोहरी सरकार हम देखते हैं। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के अंदर जो है शक्तियों का बंटवारा भी किया गया है दोस्तों। ये देखिएगा किसी भी शासन को या किसी भी संविधान को हम संघात्मक कहें या न कहें उसका जजमेंट होता है। जैसे किसी व्यक्ति को हम कहें भी उसको बुखार है या नहीं, उसकी विशेषताएं देखते हैं, उसका हाथ गर्म है, टेम्परेचर चेक करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन से शासन को हम संघीय शासन कह सकते हैं। तो ये कुछ एक उसकी विशेषताएं होती है, अगर ये है तो फिर वो संघीय होता है। तो देखिएगा केंद्र और राज्यों के मध्य दोहरी सरकार हो तो भी हो गया। केंद्र और राज्यों के अंदर शक्तियों का बंटवारा किया गया है, बिल्कुल है। लिखित संविधान किसकी विशेषता होती है? संघात्मक शासन की। संविधान कठोर हो यानी बिल्कुल आसानी से इसमें परिवर्तन नहीं किए जा सके, तो ऐसा संविधान संघात्मकता की ओर जो है इंगित करता है। इसी प्रकार द्विसदनात्मक संविधान हो, जहाँ पर दो सदन हो, उच्च सदन और निम्न सदन हो। और यहाँ अगर संविधान की सर्वोच्चता है, हमारे यहाँ जैसे भारत में देखें
तो किसको हम सर्वोपरि मानते हैं? संविधान। क्योंकि भारत में किसका शासन है? संविधान का शासन है। सरकार भी किसके हिसाब से चलती है? संविधान के हिसाब से। और संविधान वैसे भी क्या होता है? नियमों और कानूनों का, विधियों का एक ऐसा संग्रह है जो शासन व्यवस्था को संचालित करता है, जिसके द्वारा शासन व्यवस्था संचालित होती है। और यहाँ पर न्यायपालिका जो है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। किसी भी शासन व्यवस्था के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। तीन चीज़ें कौन कौन सी? एक तो होती है कार्यपालिका, एक होती है व्यवस्थापिका और एक होती है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र होती है, दोनों से अलग होती है। किसी भी कानून के अंदर संशोधन करना है या किसी भी कानून की समीक्षा करनी है तो न्यायपालिका उसमें कर सकती है दोस्तों, और स्वतंत्र रखा भी गया है। इसके आगे अपने डिस्कस करेंगे जब अपने न्यायपालिका पर पहुँचेंगे। संघीय होने के साथ साथ यहाँ हम इसमें एकात्मकता के गुण भी देख सकते हैं। अब देखिए एकात्मकता के गुण कौन कौन से हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। भारत क्या है दोस्तों? राज्यों का एक संघ है। राज्य आपस में किसी समझौते के आधार पर नहीं जुड़े हुए हैं। राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। क्या हम कहें कि कोई राज्य अपने आप में संविधान पास करके या विधान पास करके अलग हो सकता है? क्या अपनी इच्छा से? नहीं हो सकता है। तो राज्यों का एक संघ है। भारत एक पूरी टेरिटरी है जिसके अंदर राज्य विभिन्न हैं और उन सब में कोई परिवर्तन करना है, सीमा के अंदर घटाना है, बढ़ाना है, नाम परिवर्तन कुछ भी करना हो तो वो केंद्र कर सकता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है? एकात्मकता है, क्योंकि राज्य अलग नहीं हो सकता है। दूसरी बात कि संविधान में पूरे के अंदर कहीं भी संघीय शब्द का उल्लेख ही नहीं है। अगर कहीं भी लिखा होता तो हम उसे संघीय कह सकते थे। ये सिर्फ ये संघात्मकता, एकात्मकता वैसे हमें संविधान में नहीं मिलेगा। हम जब विशेषता की बात करते हैं तो इनकी जो भी गुण हैं इसके अंदर, पूरे संविधान को पढ़ते हैं तो उनकी विशेषताओं के आधार पर हम ये बताते हैं कि ये एकात्मक है या संघात्मक है। तो हमारा संविधान एकात्मकता के गुण भी रखता है और संघात्मकता के भी। तो संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है। दूसरा भी हमने बात की, भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है और न ही उन्हें भारतीय संघ से अलग होने का किसी प्रकार का कोई अधिकार होता है दोस्तों। तो इसीलिए ये क्या है? संघात्मक है, एकात्मक है क्योंकि भारतीय संघ से ये अलग नहीं हो सकते हैं। अगर संघात्मक होता जैसे यूएसए में है तो फिर वो अलग हो सकते हैं, है ना। उनमें हर स्टेट के जो हैं अपने मूल निवासी होते हैं, या हम कहें नागरिकता जो है उनको अलग अलग मिलती है। यहाँ पर हमारे को एक ही नागरिकता मिलती है। जो राज्य की नागरिकता होगी वही हमारी केंद्र की भी होती है। वहाँ पर केंद्र की अलग है, राज्य की अलग अलग है, अपने अपने राज्य की अलग अलग नागरिकताएं होती हैं। तो ऐसे यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एकात्मकता है दोस्तों। तो ये कुछ एक गुण थे संघात्मकता के और एकात्मकता के। एकात्मकता के तत्व यहाँ हम देखें तो यहाँ देखिएगा, हमने पहले बात की है कि एकात्मकता के लक्षण हमने देख लिए। एकात्मकता के यहाँ तत्व देखें कौन कौन से हैं। तो एक संविधान होता है। जो भी संविधान एकात्मक होगा उसमें एक संविधान होगा, बिल्कुल हमारे यहाँ भी है। एकल नागरिकता है, बिल्कुल है। हमें राज्य से जो मूल निवास बन गया, जो नागरिकता हो गई वही होती है। संविधान का लचीलापन होता है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। केंद्र अधिक सशक्त होगा। अभी हम देखते हैं ना, राज्य की कहाँ चलती है? चलती तो वास्तव में किसकी है? केंद्र की है। केंद्र अधिक हावी है, वो किसी भी प्रकार से राज्य के ऊपर जो है नियंत्रण स्थापित कर सकता है अगर वो इधर उधर चल रहा है तो, राष्ट्रपति शासन के माध्यम से, है ना। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं, आईएएस की जो 3 सेवाएं हैं, अखिल भारतीय आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इनके द्वारा जो है केंद्र राज्यों के ऊपर कंट्रोल रखता है। तो अखिल भारतीय सेवाएं जहाँ पर होगी वो क्या माना जाएगा? वो एकात्मक माना जाता है। वही तत्व हमारा एकात्मकता का होता है। इसके अलावा आपातकालीन प्रावधान जहाँ कर दिए गए वो भी एकात्मकता का है, क्योंकि आपातकाल जब भी लगता है तो शक्तियाँ राज्यों से निकल करके केंद्र के पास में आ जाती है। इसके अलावा केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किसी भी राज्य में की जाती है। दोस्तों हमने कहा केंद्र है और राज्य है। केंद्र अपने कानून बना सकता है, राज्य अपना शासन अपने हिसाब से संचालित करता है, लेकिन यहाँ पर मुख्य कौन है? यहाँ पर मुख्य होता है राज्यपाल, क्योंकि राज्य के द्वारा कोई भी बनाया गया कानून राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना नहीं बनता है। तो ये, लेकिन इसकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र करता है। तो एक प्रकार से केंद्र का इसके ऊपर नियंत्रण रखा जाता है दोस्तों। तो इसलिए हम इसे को कह सकते हैं कि एकात्मक है।
तो दोस्तों यहाँ हमने देखा कि संघात्मकता के गुण भी हैं और एकात्मकता के गुण भी है, लेकिन इसे और क्या कहा गया है, तो हम इसे अर्धसंघीय संविधान भी कह सकते हैं, यानी अर्धसंघ है, पूरे गुण नहीं है। और ऐसा कहने वाले कौन है? केसी वियर महोदय है, जो हैं वो कहते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो अर्धसंघीय संविधान है। इसे सहकारी संघवाद के रूप में देखा है जी ऑस्टिन ने। कई बार इस तरह के नाम आ जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान इनको रखिएगा। एक स्टेटमेंट है डीडी बसु का। डीडी बसु क्या कहते हैं कि संविधान हमारा जो है वो न तो पूर्णतः संघात्मक है और न ही एकात्मक, बल्कि दोनों का क्या है? सम्मिश्रण है। यही हम बात कर रहे हैं, न तो पूरी तरह से संघात्मकता के गुण मौजूद हैं और न ही पूरी तरह से एकात्मकता के गुण मौजूद हैं, दोनों का मिश्रण यहाँ हम देख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करें नम्यता और अनम्यता का समन्वय। ये हम देखते हैं संविधान में संशोधन कैसे हो सकता है। संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर हम देखते हैं कि संविधान हमारा नम्य है या अनम्य है। संशोधन के आधार पर हम संविधान को दो भागों में बांट सकते हैं, नम्य या लचीला संविधान, अनम्य या कठोर संविधान। क्या कहा हमने कि कोई भी संविधान है उसको हम संशोधन के आधार पर संशोधन किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है, तो लचीला हो गया या नम्य। और अगर संशोधन आसानी से नहीं होता है तो हम उसे कठोर संविधान या फिर अनम्य संविधान के रूप में देखते हैं। तो भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का मिला जुला रूप है। दोनों ही चीज़ें यहाँ हम इसमें देख सकते हैं। कैसे? तो यहाँ हमारे भारतीय संविधान के कुछ उपबंध तो ऐसे हैं। देखिएगा, संविधान में संशोधन कौन कर सकता है ये आपको पता होगा और होना भी चाहिए। संशोधन करने की ताकत किसके पास में है? संसद के पास में है। संविधान जो हमारी किताब है जिसके अंदर पूरे जो अनुच्छेद लिखे गए हैं, जिसके द्वारा हमारा शासन संचालित होता है, तो संविधान की किताब में से कुछ काटना हो, कुछ जोड़ना हो, तो ये पावर किसके पास में? न्यायपालिका उसकी समीक्षा कर सकती है, लेकिन उसमें घटाने या बढ़ाने की जो ताकत है वो संसद के पास में है। तो संविधान में जो भी संशोधन किया जाता है उनमें से कुछ संशोधन तो हम कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल साधारण बहुमत से कर सकते हैं। तो साधारण बहुमत से होना है तो आसानी से हो जाएगा। उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 के हिसाब से आराम से हो जाएगा। लेकिन कुछ संशोधन ऐसे हैं जिसके लिए हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। कुल का बहुमत भी चाहिए, 2/3 भी चाहिए, और साथ ही साथ राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए। आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन हमें मिलना चाहिए, जैसे जीएसटी में हमने देखा था। तो साधारण से ही अगर हो जाए, सामान्य बहुमत से ही संशोधन हो जाए, जैसे किसी राज्य के नाम वगैरह में परिवर्तन करना है तो आसानी से हो जाता है। तो हम उनसे कह सकते हैं कि हमारा संविधान जो है वो नम्य है। लेकिन कुछ के अंदर जैसे जीएसटी वगैरह, जहाँ मामला संघ से जुड़ा हुआ हो, संघ से जुड़ा हुआ कोई मामला है, तो वहाँ पर अनम्यता हमें दिखाई देती है। वहाँ पर विशेष बहुमत की भी आवश्यकता पड़ेगी, राज्यों के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। फिर हम कहीं भारतीय संविधान हम पढ़ क्या रहे हैं? वापस ध्यान में रखिएगा, हम पढ़ रहे हैं हमारे संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं। हमारे संविधान की विशेषताएं क्या क्या है, किस तरह का है? तो हमारे संविधान में संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। तो हमने जो संसदीय व्यवस्था ली है वो कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है ना। जैसे ये मान लीजिएगा हमारी संसद है, इस संसद में एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, एक उच्च सदन होता है और एक होता है निम्न सदन। तो जैसे ब्रिटेन में होता है वैसे ही हमारे यहाँ पर भी होता है। बस ब्रिटेन में यहाँ पर राजा होता है या रानी होती है, और यानी क्राउन का यहाँ पर शासन होता है। ये जो पद है, सर्वप्रमुख का जो पद है वो वंशानुगत है। हमारे यहाँ सिर्फ इतना ही फर्क है कि ये वंशानुगत नहीं है, बल्कि क्या होता है, इसका चुनाव होता है। राष्ट्रपति है यहाँ पर, उसका चुनाव होता है। बाकी उसी प्रकार से संसद के 3 अंग माने गए हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि एक तो नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन हमारा राज्यसभा है और निम्न सदन हमारा लोकसभा है। तो ये जो संसदीय व्यवस्था हमने ली है ना, ये कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। लेकिन ब्रिटेन से हमने ये वाला पद नहीं किया,
ये पद हमने कहाँ से ले लिया? ये पद हमने अमेरिका से ले लिया, क्योंकि अमेरिका में देखिएगा राष्ट्रपति अलग है, लोकसभा और राज्यसभा यानी उच्च सदन निम्न सदन अलग हैं, लेकिन उसका चुनाव होता है। तो ये तो हमने यहाँ से उठा लिया, लेकिन ये पूरी व्यवस्था हमने यहाँ से नहीं उठाई है। ये व्यवस्था तो हमने कहाँ से उठा ली? ब्रिटेन से, लेकिन राष्ट्रपति का जो मामला है वो हमने अमेरिका से उठा लिया। तो अगर आपसे पूछा जाए ना संसदात्मक व्यवस्था के अंतर्गत हमने इसको अपनाया कहाँ से है, कहाँ से लिया है, तो ब्रिटेन से लिया है दोस्तों। किसी संसदीय व्यवस्था के अंदर दोहरी कार्यपालिका पाई जाएगी। दोहरी कार्यपालिका का तात्पर्य क्या है? एक तो नाम मात्र की कार्यपालिका होगी और एक वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका हम राष्ट्रपति को बोलते हैं, राज्यों के अंदर राज्यपाल को बोलते हैं। तो नाम मात्र की वो सिर्फ हस्ताक्षर करने का काम करती है, लेकिन वास्तविक कार्य कौन संभालता है? मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद। तो वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख तो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन नाम मात्र का कार्यपालिका जो है वो किसके पास में होती है? राष्ट्रपति के पास में होती है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। हम कहें संसदात्मक व्यवस्था में किससे कहेंगे? ऐसी व्यवस्था जहाँ पर कार्यपालिका जो है वो अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगी, तो ऐसी व्यवस्था को हम संसदात्मक व्यवस्था के रूप में देखते हैं। अब हम बात करें लोकतांत्रिक गणराज्य की, तो हम जब हमारी प्रस्तावना को पढ़ेंगे ना, तो हमें सारी जो इसकी विशेषताएं हैं वो वैसे ही याद रह जाएगी। लोकतांत्रिक है, हमने कहा भारतीय लोकतंत्र है जो गणराज्य पर आधारित है। अब गणराज्य का आधार हम क्या लेंगे, किसको कहेंगे? जहाँ पर राष्ट्रीय प्रमुख, जैसे हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय प्रमुख कौन है? हमारे यहाँ राष्ट्रीय प्रमुख कौन है? वो है राष्ट्रपति। तो ये जो राष्ट्रपति का पद है ये वंशानुगत नहीं है। क्या राष्ट्रपति का बेटा ही राष्ट्रपति बनता? नहीं। तो वंशानुगत न होकर के जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए उसे हम गणराज्य कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर भारत का जो राष्ट्रीय प्रमुख है वंशानुगत न होकर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा, इसलिए हम इसे, अभी तो अप्रत्यक्ष हो रहा है दोस्तों, तो लोकतांत्रिक गणराज्य हम इसको कह सकते हैं। लोकतंत्र जिसमें जनता जो है वो इसमें डिसीजन लिया करती है, वही उसके चुनाव करती है दोस्तों। तो यहाँ अगर हम बात करें भारतीय संविधान की अन्य विशेषताओं में, तो यहाँ देखिएगा मूल अधिकार भी है। तो भारतीय संविधान में नागरिकों को कुछ मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। क्या किए गए हैं दोस्तों? मूल अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं। ये मूल अधिकार किस लिए दिए गए हैं? ताकि व्यक्ति के व्यक्तित्व का खुल करके विकास हो सके, विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अगर सरकार मनमानी करती है, इन मूल अधिकारों का हनन करती है सरकार की, तो इसके ऊपर रोक लगाई जा सकती है। यानी एक प्रकार से मूल अधिकार क्या करते हैं? सरकार की मनमानी गतिविधियों के ऊपर रोक लगाने का कार्य करती हैं। या हम यूँ कह सकते हैं कि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ना, जैसे पिता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार होता है, संतान का अधिकार होता है, उसी प्रकार से राज्य के प्रति भी हमारे अधिकार हैं, जिन्हें हम मूल अधिकार के रूप में देखते हैं, जो हमारे विकास के लिए हमें आवश्यक होते हैं। वर्तमान में पहले मूल संविधान में 7 थे, लेकिन अभी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, तो कानूनी अधिकार संपत्ति को बना दिए गए। अभी 6 मूल अधिकार हमारे यहाँ पर हैं। अब हम कहें कि मूल अधिकार हैं तो कर्तव्य भी हैं क्या? बिल्कुल हैं। देखिएगा, अधिकार कर्तव्य के बिना अधूरे होते हैं, ठीक है। जैसे हम कहें पिता की संपत्ति में पुत्र को अधिकार तो है, पिता की संपत्ति में पुत्र को अधिकार है, बच्चे का अधिकार है कि पिता उसको पालन पोषण करे, पढ़ाई करवाए, ये सारे उसके अधिकार आते हैं। लेकिन वो सिर्फ अधिकार अधूरे रह जाएंगे अगर कर्तव्य भी तो है ना। पुत्र की कर्तव्य है कि वो माता पिता का कहना माने, उनकी सेवा करे, बुढ़ापे में सेवा करे, ये कर्तव्य मानते हैं। इसके लिए उसे कोई सज़ा नहीं दी जा सकती है, लेकिन हम मानते हैं, इच्छा करते हैं भी ऐसा किया जाए। वहीं संपत्ति के लिए अधिकार हैं, कानूनी भी हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब हमें मूल अधिकार दिए गए, मूल संविधान में मूल अधिकार दे दिए गए, कर्तव्य नहीं थे, इसलिए आवश्यकता महसूस हुई और 42वां संविधान संशोधन किया गया। और एक समिति थी स्वर्ण सिंह समिति, उस स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश की अनुशंसा पर हमने मूल कर्तव्यों को इसमें जोड़ा था। जैसा हमने कहा अभी, ये न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। कोई मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो कहीं उसमें केस नहीं लगता है। तो फिर इसका उद्देश्य क्या है? फिर इनको शामिल क्यों किया गया? इनको शामिल इसलिए किया गया ताकि नागरिकों को ये याद रहे कि उनके जब राज्य उनको अधिकार दे रहा है तो समाज, देश
और अन्य नागरिक जो हैं उससे कुछ अपेक्षाएं भी रखते हैं। ये एक प्रकार से अपेक्षाएं हैं, उसके नागरिकों के प्रति कुछ दायित्व हैं, राज्य के प्रति कुछ दायित्व हैं, देश के प्रति दायित्व हैं, ये याद करवाने के लिए मूल कर्तव्यों को इसमें शामिल किया गया हमारे संविधान के अंदर। इसके बाद में हम देखें कि हमारा जो संविधान है पंथ निरपेक्ष है। जब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं तब हम यहाँ देखते हैं ना पंथ निरपेक्ष शब्द हमारे यहाँ पर आता है। तो मूल रूप से यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर हमें कौन सा शब्द मिलता है? पंथ निरपेक्ष। अब हम कहें भी इस शब्द का अर्थ क्या है? इस शब्द का अर्थ सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है, दोनों ही गुण यहाँ पर हम देखते हैं। तो राज्य का कोई राज्य धर्म नहीं है, ये नकारात्मक बिंदु हो गया। और राज्य सभी धर्मों का समान संरक्षण देगा, ये कौन सा हो गया? ये सकारात्मक गुण हो गया। तो यहाँ कहने का तात्पर्य पंथ निरपेक्ष है कि राज्य का अपना कोई राज्य धर्म नहीं है। जैसे हमारी राज्य भाषा है ना, वैसे ही यहाँ का कोई राज्य धर्म नहीं है, बल्कि राज्य सभी धर्मों को बराबर संरक्षण देता है, समान रूप से संरक्षण देता है। और ये धार्मिक आधार पर नागरिकों से भेदभाव नहीं करता, धार्मिक आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाता। पंथ निरपेक्ष शब्द हमारे यहाँ पहले तो नहीं था, और जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि हमें इस शब्द को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बाकी विशेषताओं से ये इंगित हो रहा था। लेकिन जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ा गया। लेकिन जैसा हमने भी कहा ना, ये तो पहले से थे, इसके गुण थे। कहाँ? अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 को जब हम पढ़ेंगे, 14, 15, 16, 29 इनसे स्पष्ट होता है ना। जैसे हम कई कानून के समक्ष सभी समान होंगे, अंतःकरण की स्वतंत्रता है, ये सारे हमें बताते हैं कि हम पंथ निरपेक्ष है। लेकिन फिर भी हमने प्रस्तावना में इस शब्द को जोड़ दिया और पंथ निरपेक्ष शब्द को हमने जोड़ा था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अब हम बात करें भारतीय संविधान के अंदर कुछ नीति निर्देशक तत्व भी हैं। ये किसके लिए हैं? ये राज्य के लिए हैं। ये राज्य को एक प्रकार से गाइड करने का काम करता है कि राज्य को क्या क्या कार्य करने हैं। इन नीति निर्देशक तत्वों का अगर राज्य पालन नहीं करता है तो इन्हें न्यायालय के द्वारा परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता। अगर हम कहें कि कोई राज्य देखें कि नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं कर रहा है और हम उसके विरुद्ध जो है कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में, तो सुनवाई नहीं हो सकती। वो न्यायालय उसको परिवर्तन नहीं करवा सकता है, लागू नहीं करवा सकता है, लेकिन फिर भी देश के शासन चलाने के लिए इसे मूलभूत माना जाता है। ये एक प्रकार से हमारे शासन के नैतिक दायित्व हैं और इन्हें हमने ग्रहण कहाँ से किया है? तो इन्हें हमने ग्रहण किया है आयरलैंड से। दोस्तों, ये कहाँ से आए हैं? आयरलैंड से हमने इनको ग्रहण किया है, नीति निर्देशक तत्वों को। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एकीकृत, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। हमारे भारतीय संविधान की एक विशेषता ये भी है, यहाँ पर न्यायपालिका स्वतंत्र है, और जैसा हमने देखा भी था संघात्मक शासन में ऐसा होना भी चाहिए। एकीकृत से अभिप्राय है कि न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है और उच्च न्यायालय उसके अधीन है। तो यहाँ हम कहें भी एकीकृत न्यायपालिका का मतलब क्या है? एकीकृत का मतलब है सर्वोच्च न्यायालय हो गया, फिर उसके नीचे न्यायालय हो गए, सर्वोच्च हो गए, उच्च न्यायालय हो गए, अधीनस्थ न्यायालय हो गए, मुंसिफ कोर्ट वगैरह हो गई। तो इस प्रकार से ये एक सोपानिक बना हुआ है, शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है, यानी ये ऊपर वाला जो नियम या कानून बनाएगा वो नीचे तक लागू होते हैं, है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च होने के कारण एकीकृत न्यायपालिका हमारे यहाँ देखने को मिलती है। दोस्तों, उच्च न्यायालय के नीचे भी जिला अदालत होती है, उसके नीचे निचली अदालतें भी होती हैं, जैसा अभी हमने कहा। केंद्र और राज्य में न्यायिक एकरूपता है ना, तो सभी जो कानून है वो केंद्र में भी वही है, राज्य में भी वही है। टैक्सेशन में चेंज हो सकता है, लेकिन किसी अपराध के लिए आप केंद्र में भी वही सजा है, सभी राज्यों में एक ही सजा है ना, एक ही कानून लागू होता है। दोस्तों, संविधान में न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से अलग रखने का प्रयास भी किया गया है। कहा हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से अलग रखा है। कुछ प्रावधान हैं, कौन कौन से हैं हम देखें तो न्यायाधीशों को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है, उन्हें हटाया नहीं जा सकता। इतनी आसानी से हटा सकते हैं क्या? मैं किसी भी न्यायाधीश को हटाना है तो एक प्रकार से महाभियोग जैसी प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि बार बार उनको हटाया ना जा सके। इसके अलावा हमने देखा कि वेतन भत्ते की भी सुरक्षा है, जिसे आपातकाल में भी कम नहीं करते ना।
इसके अलावा इन्हें संचित निधि पर भारित किया गया ताकि रेगुलर वो देखिए मिलता रहे। और सबसे बड़ी बात है कि न्यायाधीशों ने कुछ भी कहा, है ना, कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे न्यायाधीश किसी न्यायपालिका ने फैसला सुनाया, क्या कभी आपने सुना किसी नेता ने कहा कि मैं इस कानून को नहीं मानता हूँ? ऐसा नहीं कह सकता ना, ऐसा कह भी नहीं सकता है, उसको न्यायिक अवमानना के रूप में लेंगे, है ना। तो बहिष्कार नहीं कर सकते हैं, वो यही कहता है कि कानून का जो फैसला सुना है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन हम आगे अपील करेंगे, ऐसा ही कहते हैं। और न्यायाधीशों ने अच्छा किया बुरा किया जो भी किया उसके ऊपर विधायिका में कभी भी चर्चा नहीं हो सकती। क्या किसी न्यायाधीश के ऊपर संसद में चर्चा होती है किसी फैसले के ऊपर? लेकिन सरकार का कोई फैसला है उसके ऊपर चर्चा हो जाती है। तो ये प्रावधान है एक प्रकार से न्यायपालिका को विधायिका से अलग रखने के लिए। उनके वेतन भत्ते हैं, उनके कार्यकाल की सुरक्षा है, उनके द्वारा बनाए गए जो भी नियम कानून है या जो भी संशोधन उन्होंने किया उसके ऊपर विधायिका में कोई भी आचार विचार पर कोई चर्चा नहीं होती है। न्यायिक अवमानना भी है, नहीं माने तो फिर। इसके अलावा सेवानिवृत्त होने के बाद में अदालत में कामकाज करने पर भी इनके ऊपर रोक लगाई जाती है। तो ये कुछ एक उदाहरण हैं, कुछ एक विशेषताएं हैं जो हम देखते हैं एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की। आगे बढ़े तो हमने यहाँ देखा संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में भी समन्वय को अपनाया गया है। ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र अपनी मर्जी से कुछ भी करे और संसद भी अपनी मर्जी से कुछ भी करे, दोनों में एक समन्वय अनूठा हमें देखने को मिलता है। जैसे भारत में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत हमने अमेरिका से लिया है। हमारे यहाँ देखिएगा दो चीज़ें हम देखें, एक संसद है और एक हमारे पास में क्या है, न्यायपालिका। तो संसद तो हमने अभी देखा कि हमने कहाँ से ले ली, ब्रिटेन से, लेकिन न्यायपालिका हमने कहाँ से ली है, अमेरिका से ली है। तो यहाँ यूएसए में क्या है, न्यायपालिका सर्वोच्च है ना, संसद से भी ऊपर। ऊपर तो वैसे नहीं है, शासन चलाने के लिए नहीं है, लेकिन जो विधान बनाए गए, जो कानून बनाए जाते हैं उनमें न्यायपालिका ऊपर ही रहेगी। कोई कानून ऐसा बना दे संसद जो हमारे संविधान के अनुरूप नहीं है तो न्यायपालिका उस पर रोक लगा सकती है। ब्रिटिश संसद के समान भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। क्या हमारी संसद संप्रभु है? हमारी संसद ने कोई कानून बनाया और वो बन ही गया, क्या उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता? क्या उसको रोका नहीं जा सकता? रोका जा सकता है। न्यायपालिका उसकी समीक्षा करके, सर्वोच्च न्यायालय उसकी समीक्षा करके भारतीय संसद के द्वारा बनाए गए कानून को जो है व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास में है। वो उसमें संशोधन भी कर सकता है, किसी पार्ट को लागू करने से रोक सकता है ना। तो इस प्रकार से हम देखें भारतीय संसद संप्रभु नहीं है कि इसने जो बना दिया सो बना दिया, मेरा वचन ही है शासन, ऐसा नहीं चला सकती है। वो पीछे न्यायपालिका बैठी है, वो चेक करेगी कि इसने बनाया जो सही है या नहीं है, जनता के हित में है या नहीं है, कहीं ये मूल अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो सरकार उस विधान के, उस कानून के एक हिस्से पर या पूरे पर रोक लगाने का कार्य भी कर सकती है। दोस्तों, ब्रिटिश संसद की विधि निर्माण की शक्ति असीमित है। संसद कितने भी कानून नियम बना सकती है जिस पर न्यायपालिका कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकती, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। तो ब्रिटिश संसद संप्रभु है, वो कुछ भी करे, उसकी असीमित है विधान निर्माण करने की शक्ति। लेकिन हमारे यहाँ पर है भारतीय संसद द्वारा निर्मित विधि की न्यायालयिक समीक्षा कर सकते हैं। अभी हमने यही बात की थी कि संसद जो है हमारी, उसके पास में ही इस संविधान में संशोधन करने का, नियम बनाने का अधिकार है। ये बना सकती है, न्यायपालिका इसमें संशोधन नहीं कर सकती है, लेकिन संसद ने जो संशोधन किए उनकी समीक्षा न्यायपालिका कर सकती है और उन पर रोक लगा सकती है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की सर्वोच्चता के स्थान पर संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है। तो ध्यान से हम देखें तो यहाँ पर न्यायपालिका भी सर्वोच्च नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो मुख्य न्यायाधीश बैठा है, वो अपनी मर्जी से इसमें कुछ भी कर देगा, है ना। उस संविधान की सबसे ऊपर कौन है? संविधान है। भारतीय संविधान में न न्यायपालिका है, न ही कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका, कुछ भी ऊपर नहीं। सबसे ऊपर क्या है दोस्तों? संविधान है। इस चीज़ को याद रखिएगा हमेशा। संविधान के अनुरूप ही न्यायपालिका उसमें संशोधन करने का, संशोधन नहीं कर सकती है, उसको रोक सकती है दोस्तों। तो रोकने का कार्य कौन कर सकती है? न्यायपालिका कर सकती है, समीक्षा कर सकती है। तो संविधान ही हमारे यहाँ सर्वोच्च है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता भी नहीं है, कार्यपालिका की, संसद की सर्वोच्चता भी नहीं है दोस्तों। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हमने हमारे यहाँ पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अब हम देखें ये चीज़ें कहीं लिखी हुई भी है क्या? इससे जुड़े हुए आर्टिकल है हमारे पास में। 21 नंबर क्या कहता है?
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा भेदभाव नहीं किया जा सकता, या उल्लंघन, जो मूल अधिकार है उसका उल्लंघन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना नहीं हो सकता। अर्थात भारतीय संविधान में लिखित विधि ही सर्वोच्च, जो उस कानून की किताब में लिखा हुआ है ना, विधि की उचित प्रक्रिया को नहीं अपनाया हमने, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही हमने उसको अपनाया है। दोस्तों, जीवन की स्वतंत्रता है, उसको रोकने के लिए जो कुछ प्रतिबंध हम लगा सकते हैं तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही लगाए जा सकते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? सीधी सी बात समझें कि संविधान में, जो हमारा संविधान है उसमें संशोधन करने का अधिकार है संसद के पास में। संसद ने क्या किए, इस संविधान में कर दिए संशोधन। अब इन संशोधन सही है या नहीं, उसकी समीक्षा कौन करेगा? उसकी समीक्षा करेगी न्यायपालिका, उसको रोकने का काम न्यायपालिका करती है। और ये जो प्रक्रिया है न्यायिक पुनरावलोकन, इसको हमने लिया कहाँ से है? न्यायिक समीक्षा को हमने लिया कहाँ से? इसको हमने अमेरिका से ग्रहण किया है दोस्तों, अमेरिका से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए न्यायिक पुनरावलोकन हमने कहाँ से लिया है, तो अमेरिका से लिया है। इसका अभिप्राय क्या है? अभी हमने बात भी की, न्यायपालिका द्वारा संवैधानिकता की जांच की जाती है, यानी कोई विधि जो है वो संविधान के अनुरूप है या नहीं। जैसे हम कहें कि विधि संविधान के विरुद्ध अगर पाई जाती है तो न्यायालय जो है ऐसे कार्यों को अवैध घोषित कर सकता है। कोई कानून, नियम, विधि ऐसी बना दी कार्यपालिका ने तो उस पर रोक भी लगाई जा सकती है। एकल नागरिकता है हमारे यहाँ पर, जिसको हमने एकात्मकता का लक्षण भी देखा था। भारतीय नागरिकों को एकहरी नागरिकता है, अर्थात भारत के किसी भी राज्य में जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा, न कि उस राज्य विशेष का। जैसे हम राजस्थान में हैं तो राजस्थान में जन्म हुआ तो हम भारत के नागरिक हैं, न कि राजस्थान के नागरिक हैं। इसके अलावा देखिए और क्या है हमारे पास में, सार्वभौमिक मताधिकार है। सार्वभौमिक मताधिकार का तात्पर्य क्या है कि भारतीय संविधान नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वयस्क मतलब जिसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, वयस्क, ये देखिए बदल भी सकते हैं। जैसे पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, फिर 18 कर दिया गया 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, है ना। तो भेदभाव के वयस्क सार्वभौमिक मताधिकार को प्रदान किया जाता है। इसके अलावा हम देखें भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान भी किए गए हैं। मानिए क्या कोई आपात इमरजेंसी आ गई तो विशेष प्रावधान है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? सबसे जरूरी है हमारे संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करना और देश की संप्रभुता अखंडता की रक्षा करना, उसको बनाए रखने के लिए आपातकाल का प्रावधान। 3 प्रकार के आपातकाल हमारे यहाँ संविधान में हैं। और 1 नंबर है राष्ट्रीय आपात, इसको आगे अपने देखेंगे भी, पूरा आने वाला है। अनुच्छेद 356, इसमें राज्य आपात या राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं। और 360 जो है वित्तीय आपात, कोई बाह्य आक्रमण हो जाए तो राष्ट्रीय आपात लगता है। और राष्ट्रपति शासन किसी राज्य विशेष की जो कानून व्यवस्था है, जो व्यवस्था है वो केंद्र के हिसाब से नहीं चल रही है या केंद्र संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन यानी अप्रत्यक्ष रूप से राज्यपाल का शासन वहाँ पर लगाया जाता है दोस्तों। इसके अलावा वित्तीय आपात भी होता है, हालांकि इसका अभी तक प्रयोग नहीं हुआ है, इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, इसका तो बहुत कम प्रयोग हुआ है। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था हमारे यहाँ पर की गई है। त्रिस्तरीय सरकार का मतलब जैसे हम बात करें यहाँ पर त्रिस्तरीय सरकार है। केंद्र सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई और स्थानीय सरकार हो गई। केंद्र सरकार है हमारी, राज्यों के अंदर सरकार है और स्थानीय सरकार भी होती है, यानी होती जिसमें सरपंच वगैरह पंचायती राज जो है ना, जिला परिषद जो है हमारे यहाँ पर और नगर पालिका नगर निगम है, ये स्थानीय निकायों में आते हैं। राज्य के आधार पर 3 प्रकार के चुनाव नहीं होते, क्या जितने प्रकार के चुनाव होते हैं उतनी प्रकार की सरकार। केंद्र के लोकसभा के चुनाव होते हैं, केंद्र की सरकार। विधानसभा के चुनाव होते हैं, राज्य की सरकार। और स्थानीय निकायों के पंचायत के चुनाव होते हैं, नगर पालिका के चुनाव होते हैं, तो वो स्थानीय निकाय, स्थानीय सरकार। तो त्रिस्तरीय सरकार का यहाँ पर प्रावधान, और ऐसा प्रावधान विश्व में कहीं भी और हमें देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। इसी के साथ साथ लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था भी हमारे यहाँ संविधान के अंतर्गत की गई है। उसके लिए जो है नीति निर्देशक तत्वों में हमें इसकी व्याख्या देखने को मिलती है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। इसके अलावा कुछ स्वतंत्र अभिकरणों की स्थापना भी की गई है, कुछ स्वतंत्र संस्थाएं भी बनाई गई हैं कुछ विशिष्ट कार्यों को संपादित करने के लिए। जैसे हमने कहा निर्वाचन, चुनाव करवाने के लिए निर्वाचन आयोग है,
संघ और राज्य लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये सभी आपको संविधान में मिल जाएंगे, संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो निर्वाचन आयोग, ये कुछ स्वतंत्र अभिकरण हैं जो विशिष्ट कार्यों को करने के लिए बनाए गए हैं। ये भी हमारे संविधान की एक विशेषता है। तो दोस्तों ये थी हमारी इस संविधान की विशेषताएं। मुझे उम्मीद है आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। कोई किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लास कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। कुछ संशोधन चाहते हैं तो क्लास आपके लिए है, बिल्कुल किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक यूँ ही बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।